नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। क्या है इस वक्त की हेडलाइंस, सबसे पहले डाल लेते हैं उस पर नजर। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साणंद में किया रोड शो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की असम के कोकराझार में चुनावी सभाएं। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में ठोक रहे हैं ताल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगा मतदान। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर फिर हुई हिंसा। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव। हिंसा को लेकर भाजपा हमलावर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा, क्या हिंदू बिना हिंसा का शिकार हुए रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाल सकते? हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागी मिसाइल और ड्रोन, 14 इजरायली सैनिक घायल। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान के वालवेक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर किया हमला। और कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में विदित गुजराती को हराकर नेपोमनियाची शीर्ष पर पहुंचे। वहीं कैरुआना के साथ ड्रॉ के बाद गुकेश दूसरे स्थान पर। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। यहां गांधीनगर और अहमदाबाद में वो सुबह से लेकर शाम तक ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद के एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक साणंद के बीच एक रोड शो से की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग वहां मौजूद नजर आए। भाजपा का चुनाव अभियान जोर शोरों पर जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम के कोकराझार में जनता को सांधेंगे। नड्डा यहां एक प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही वो कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में जनता में से वोट मांगेंगे। बुलंदशहर के झाझर में सीएम योगी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जनपद हापुड़ के पिलखुआ रामलीला मैदान में गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के पक्ष में वोट अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। इसके अलावा योगी किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में राहुल गांधी 3 चुनावी रैलियां करेंगे।
राहुल गांधी केरल के कन्नूर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं पलक्कड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कोट्टायम में चुनावी रैली करेंगे। कोट्टायम से यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जे के प्रत्याशी के फ्रांसिस जॉर्ज प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में राहुल गांधी कोट्टायम में चुनावी रैली करेंगे। और अमित शाह इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं, रोड शो कर रहे हैं कलोल में। आइए सीधे रुक करते हैं उसका। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं और गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि वो आज ताबड़तोड़ रोड शो करने का उनका कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर निकल कर आ रहे हैं उनके रोड शो में। तस्वीरों में हम देख सकते हैं काफी रंगों के साथ यहां पर लोग मौजूद हैं। तो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, हुंकार भर रहे हैं। कल पहले चरण का फर्स्ट फेज के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि गुजरात में गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। गुजरात की 26 सीटों पर दावा ठोकते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा जोर यहां पर लगा रही हैं। अगर हम बात करें गांधीनगर की, तो गांधीनगर काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इसका एक इतिहास रहा है। लोकसभा का चुनाव जब से बजा है, तभी से जो तमाम ये जो हॉट सीट्स पे उन पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। तमाम वादों के साथ, मुद्दों के साथ नेता मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन वोटर का मन भापना, उसको समझना हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। बिल्कुल, मेघना से यहाँ पर जुड़ते हैं। मेघना हमारी संवाददाता गुजरात में मौजूद हैं। मेघना, यहाँ पर अमित शाह का रोड शो की सी तस्वीरें हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें गांधीनगर की, गांधीनगर काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है। 6 बार लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से चुनकर संसद भवन वो पहुंचे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, एक बार फिर यहाँ से अमित शाह अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं आपको वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस आज के जो चुनाव प्रचार है अमित शाह का, और उसके साथ ही जो रोड शो लगातार कर रहे हैं, अभी उन्होंने सानंद में ही एक रोड शो खत्म किया और दूसरा रोड शो अभी वो कलोल में कर रहे हैं। अगर इस को देखें तो ये पूरा गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और उसके साथ ही कुछ ऐसे इलाके हैं जिसको इसके बाद वो तकरीबन शाम को वहां पर भी रोड शो करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो वो भी गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, लेकिन वो अहमदाबाद शहर का इलाका है। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले बार भी 2019 में अगर हम देखते हैं तो चुनाव प्रचार जबरदस्त रहा था गांधीनगर में, खास तौर पर क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है गांधीनगर लोकसभा सीट, और तकरीबन 4 दशक से भाजपा इस पर जीत दर्ज करते आ रही है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके साथ ही जो लेगेसी सीट कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये एक लेगेसी सीट में से गिनी जाती है। अगर देखें तो बड़े बड़े दिग्गजों को भी यहाँ पर शिकस्त मिली है। अगर हम देखें राजेश खन्ना हो या TN शेषा हो, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे एक समय पर, उन्होंने भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछली बार 2019 में अमित शाह ने तकरीबन 5.5 लाख वोटों से के मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इस बार जो उनके सामने जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं डॉक्टर सोनल पटेल जो हैं, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है मंगलवार को ही, और कल अमित शाह अपना नामांकन भरने जा रहे हैं गांधीनगर लोकसभा सीट पर। तो उससे पहले आज जो है उनका जो रोड शो है वो हम देख रहे हैं, और उसके साथ ही शाम को एक जनसभा को भी यहाँ संबोधित करेंगे। गुजरात खास तौर पर क्या देखिए, बिल्कुल, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही है कि यहाँ पर गृह मंत्री, यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक बार फिर अपना दावा ठोकते हुए 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में अमित शाह ने करीब 5.5 लाख
वोटों से यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। क्या एक बार फिर वो इस इतिहास को दोहराएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो आज यहाँ पर ताबड़तोड़ रोड शो के माध्यम से वोटर्स को साधने के लिए उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। कल देश भर की 102 सीटों पर मतदान होगा। आइए जानते हैं कि पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 सीटों अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व में मतदान होगा। असम की 5 सीट काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। बिहार की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। मध्य प्रदेश की 6 सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की 5 सीट रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर। मणिपुर की 2 सीट इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर। मेघालय की शिलोंग और तुरा में भी पहले चरण का मतदान होगा। वहीं राजस्थान की 12 सीट गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। तमिलनाडु की तिरुवल्लूर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्री पेरम्बटूर, कांचीपुरम, आराकोनम, वेल्लोर समेत 39 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीट टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। पश्चिम बंगाल की 3, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट उधमपुर, त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा वेस्ट में मतदान होगा। साथ ही मिजोरम, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर भी कल वोट डाले जाएंगे। और पहले चरण के अंतर्गत शुक्रवार को नागपुर में मतदान होगा और इसके मद्देनजर नागपुर जिला अधिकारी बिपिन इटनकर ने कम से कम 75% मतदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने। पहले फेज में जो चुनाव डाला जाएगा 19 अप्रैल को, नागपुर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी बड़े प्रत्याशी, बड़े नाम इस वक्त चुनाव में रेस में है। तो इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है। सब इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि परसेंटेज कैसे बढ़ाए, क्या इंतजाम किया इसके लिए? इसको त्यौहार की तरह हम हमारा प्रशासन सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज 5 साल में एक बार ये त्यौहार आता है। एक खुद को ही चैलेंज रखा है कि इलेक्शन में 19 को मिनिमम नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 75% वोटिंग होके हमको डिस्टिंक्शन में हमको इस बार पास होना है। एंड हमने काफ़ी तैयारी की है, अवेयरनेस, स्वीप एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़े पैमाने पे की है, बड़े एक्टिविटीज़ भी किए हैं, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज़ टू बूथ लेवल एक्टिविटीज़ हमने की है। और मतदाता भी हमने लास्ट 1 साल में लगभग 2.25 लाख वोटर्स हमने बढ़ा है। सो वी आर होपिंग कि एटलीस्ट 75% वोटिंग हमने करवाना ही है। और आपके मीडियम से, आपके माध्यम से आप भी जनता तक जाके कि आने वाले 19 तारीख को कोई भी छुट्टी ना लेते हुए, लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड छुट्टी ना लेते हुए वोटिंग खुद के परिवारजनों को, खुद के पास पड़ोस वालों को मोटिवेट करके अपने जो निकटतम पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे आपका एनरोलमेंट है वहाँ जाकर वोटिंग करके नागपुर को डिस्टिंक्शन में पास करवाने की जिम्मेदारी अब नागपुर के जनता की है। क्या ऐसी सुविधाएं रखी है पोलिंग स्टेशन पे? कुछ पोलिंग स्टेशन ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशन रखे जहाँ पे सिर्फ वीमेन्स पोलिंग ऑफिसर रहेंगे, कुछ ऐसे रखे जहाँ पे सिर्फ पीडब्ल्यूडी पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे, कुछ जगह ऐसे हमने पोलिंग स्टेशन रखे जहाँ पे सिर्फ यंग ऑफिसर्स वहाँ पे रहेंगे, सो दैट एवरीवन शुड फील इंक्लूसिव कि सबको एक इस सबसे बड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट लेने का सबको चांस मिलेगा। कुछ हमने थीमेटिक्स भी रखे हैं, जैसे कि हमारे पास लगभग 250 ट्रांसजेंडर्स वोटर है, तो उनको भी हम वी आर मेकिंग श्योर कि सब के सब ने वोट करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे अधिकारी प्रयत्नशील है। व्हील चेयर्स का हमने एक नया हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि गाड़ियों में ही हम 4 व्हीलर हमने रखा है जिसमें हम व्हील चेयर रखेंगे और ऑन कॉल जिसको जरूरत है उसने फोन करा तो नियरेस्ट व्हीकल वहाँ पे उनको जाके व्हील चेयर सप्लाई करके वोटिंग करके वापस अपने स्टेशन पे जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से जिले में जो है पूरी तरह से मुस्तैद तरीके से इलेक्शन कमीशन तो है लेकिन ऑफिशियल्स भी काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बढ़े, ये अपील भी लोगों से है। शिव शिलार, डीडी न्यूज, नागपुर। तो यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं निर्वाचन आयोग की ओर से, विभिन्न एजेंसियों की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। नागपुर से शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शिशिर, यहाँ पर कई नवाचार किए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि एक समावेशी तौर पर आगे बढ़ते हुए
हर उम्र हर वर्ग के वोटर को जागरूक करने में, लुभाने में यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो चुनावी पारा जिस तरह से बढ़ रहा है, वोटर्स के बीच भी उतना उत्साह नजर आ रहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और इसमें हिस्सा लें, अपना मतदान दें और इस प्रतिशत को बढ़ाएं। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 75% का। बिल्कुल, काफ़ी भरसक प्रयास यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है इस बार आए और मतदान करें। और इसलिए सिर्फ नागपुर की बात करूंगा मैं, नागपुर में इस वक्त 2 लाख से भी ज़्यादा नए मतदाता का पंजीकरण किया गया है। और अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की हम बात माने तो वो चाहते हैं क्या, लेकिन नागपुर का जो एवरेज होता है वो नेशनल एवरेज से कम होता है। तो ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 75% से ज़्यादा मतदान जो है नागपुर में किया जाए और इसीलिए अलग अलग माध्यमों से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं जो ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नागपुर का यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़े तादाद में जो पोलिंग ऑफिशियल्स है वो जो सभी साजो सामान है, ईवीएम्स है, वीवीपैट्स है, बाकी जो मशीन लगती है, सामान लगता है, एक पोलिंग स्टेशन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ ही कुछ बसेस आप देख पा रहे हैं, उस बसेस के जरिए ये सभी पोलिंग ऑफिशियल्स जो है वो अपने जो पोलिंग स्टेशंस होगा वहां पर जाएंगे, उनकी तैनाती वहां पर की जाएगी। और आज पूरा दिन भर जो है पोलिंग स्टेशन सेटअप करने के बाद कल सुबह जो है मतदान प्रक्रिया को शुरुआत होगी। हालांकि इस मतदान प्रक्रिया के लिए पिछले कई महीनों से जो है जिला प्रशासन हो या फिर जो निर्वाचन अधिकारी है वो काम कर रहे थे। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोल रोल बनाना है, साथ ही साथ किस प्रकार से स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और इसीलिए फिर अलग अलग कदम यहाँ पे उठाए गए। कल की बात करूंगा मैं मतदाताओं के लिए, तो नागपुर के मतदाताओं के लिए अगर खास कहूंगा तो अलग अलग थीम्स में जो है पोलिंग स्टेशन बिठाए गए हैं नागपुर में। ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पर तकरीबन जो है व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल लेडीज पोलिंग स्टेशन यहाँ पर जो है वो बनाए जाएंगे। इसका मतलब वहाँ पर जो अधिकारी होंगे, महिला अधिकारी पूरी तरह से वहाँ पे कार्यरत होगी, जो पुलिस ऑफिशियल्स होंगे महिलाएं होंगी। तो ऐसे में इस प्रकार से भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खास तौर पर दिव्यांगों के लिए दिव्यांग रथों का भी इस बार जो है उपयोग किया जाएगा। मतलब जो भी पोलिंग स्टेशन है उसके आसपास जो दिव्यांग मतदाता हो उनको अगर पोलिंग स्टेशंस पे आना है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और इसलिए दिव्यांग रथ जो है वो बनाए गए हैं। कुछ ट्राइबल्स यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, उसमें अगर देखा जाए तो उस प्रकार से व्यवस्था की गई। जो ट्राइबल लोग वहां पर आएंगे पोलिंग करने के लिए तो उनके लिए भी जो है खास इंतजाम किए गए। तो ऐसे में मतदारों को आकर्षित करने के लिए बरकस प्रयास जो है इस जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में तकरीबन 22 लाख जो है मतदाता है और इसमें अगर पुरुष और महिला मतदाताओं के अगर आंकड़े हम देख ले तो अमूमन वो आंकड़े सेम ही है, उनका प्रतिशत सेम है। तो ऐसे में जो महिला मतदाता है, पुरुष मतदाता और खास तौर पर जो यंग मतदाता है वो भी बड़े पैमाने पर मतदान करे, इसके लिए जो है अपील भी जो है जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। और हम भी अपने जो वोटर्स है, जो भी हमारे प्रेक्षक है, उनसे भी अपील करेंगे कि कल जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शलार। तो 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया। अगर नागपुर के हमारे बता रहे थे हमारे संवाददाता है, एक बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता गया रहा है। पूरे भारत में इस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर्स पर सभी का ध्यान है कि ये जब पहली बार वोट करने निकलेंगे तो किस तरह से वो और बेहतर भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, बिहार की 5 सीट, झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों पर और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी कर दी है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चुनाव से जुड़ी खबरें यानी कि 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही।
पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर फिर हिंसा की घटना हुई है। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने इस घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। शहजाद पूनावाला ने बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि क्या हिंदू हिंसा का शिकार हुए बिना रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाल सकते। लोगों को लगने लगा है कि हमारा गुनाह क्या है पश्चिम बंगाल में। क्या एक हिंदू अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता वहाँ पर बिना हिंसा का शिकार हुए। वहाँ पे ना ईडी की टीम सुरक्षित, ना एनआईए की टीम सुरक्षित, ना वहाँ पे सांसद सुरक्षित, संदेश खाली की महिलाएं भी नहीं सुरक्षित। रामनवमी के पर्व पर जो राम राम जय श्री राम करते हुए हमारे भोले भाले मासूम जो हिंदू पर्व को मनाने वाले हिंदू भी नहीं सुरक्षित। तो सुरक्षित कौन है पश्चिम बंगाल में? केवल संदेश खाली के अपराधी शाहजहां शेख और भ्रष्टाचार करने वाला टीएमसी का सिंडिकेट। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को जो कामयाबी हासिल हुई है उसकी सराहना करने के बदले उन नक्सलियों को शहीद कह रही है और सुरक्षा बलों के मनोबल पर कुठाराघात कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुठाराघात और चोट करती है। तो गंभीर आरोप यहां पर भाजपा का कांग्रेस पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नई अर्जी देकर कोर्ट से मामले में आगे की जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। अदालत 26 अप्रैल को याचिका पर आदेश देगा। बृजभूषण ने इस अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, उस तारीख पर वो देश से बाहर थे। बृजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी दी है। बृजभूषण के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने उस तारीख के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की कॉपी कोर्ट में नहीं जमा की है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चार्जशीट पर संज्ञान के बाद जब आरोप तय करने को लेकर बहस हुई थी, तब बृजभूषण के वकील ने यह मामला कोर्ट में नहीं उठाया था। अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बीजेपी नेता की नक्सलियों की हत्या कर दी है। नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेता पंचम दास मानिकपुरी दंडवन गांव के उप सरपंच के पद पर वो कार्यरत थे। घटना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पोस्टर, पाम्फलेट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने इस घटना पर शोक जताया है। उन्होंने कांग्रेस और नक्सलियों द्वारा मिलकर इस घटना को अंजाम देने की बात कही है। कहीं न कहीं से पूरा ये घटनाक्रम इस बात को इंगित करता है कि नक्सलिज्म और कांग्रेस पार्टी दोनों एक होकर के जो घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं से उस इशारा को इंगित करता है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत की परिवहन व्यवस्था और हर क्षेत्र में बढ़ रहे एफडीआई के बारे में विस्तार से बताया और भारत की बेहतर हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रकाश डाला और साथ में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान के बारे में भी चर्चा की। Responsible nation, we are deeply committed to our environmental obligations and take them very seriously. It is therefore critical that we encourage and enable countries of the global south to pursue policies for sustainable transport that are adapted to their local needs, while also helping them integrate with and benefit from the global economy. और बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तो हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है और इस हमले में 14 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि 6 सैनिकों की हालत गंभीर है और इस हमले का जवाब देने के लिए इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।